नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो देश के सांसद हैं उन सांसदों के बारे में अगर आप अपनी रुचि रखते हैं, आप उन सांसदों की जीवन शैली और कार्यशैली के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पहले तो हमारे पार्लियामेंट्री बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लगातार आपको हर उस सांसद के बारे में बताएंगे जिसमें कहीं ना कहीं आप रुचि रखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आज एक ऐसे सांसद के बारे में बताने जा रहे हैं जब वो 15 साल का बच्चा हुआ करता था तो दिल्ली के नेताओं के आलीशान बंगलों में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम नेता मंत्रियों के बंगले हैं और इन्हीं बंगलों में जब वो 15 साल का था तो दूध पहुँचाने का काम किया करता था। लेकिन उस समय उस बच्चे को ये नहीं पता था कि जिन बंगलों में आज वो दूध पहुँचाने का काम कर रहा है उसी बंगलों में मंत्री बनने के बाद एक दिन रहने आएगा। हम बात कर रहे हैं राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी यानी कि राजेश पायलट की। एक 15 साल का लड़का पिता की मौत के बाद गांव की मस्ती को भूलकर आंखों में पिता के सपने लिए अपने चचेरे भाई के साथ गांव से दिल्ली आया, जिसने अपनी जिंदगी में अभावों और संघर्षों को बहुत करीब से देखा। जो दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए दोनों पैरों को अपने पेट से लगाकर लेटा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में नींद के बजाय आंसू हुआ करते थे। गर्मी का मौसम हो या ठंड का या फिर बरसात का, वो रोज सुबह 4 बजे उठता, अपने चचेरे भाई नत्थे सिंह की डेयरी के मवेशियों को चारा खिलाता, उनका गोबर साफ करता, दूध दुहता और फिर दिल्ली के वीआईपी इलाकों की कोठियों में दूध पहुंचाता था। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी उसने इस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी की, जिन्हें हम आज राजेश पायलट के नाम से जानते हैं। ये कहानी हौसले, संघर्ष, लग्न और ईमानदारी की है, जिसने एक इंसान को सपना पूरा करने की ताकत दी। राजेश पायलट का बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता और वजह थी कि बचपन में उनके पिता का साया उनके सर से छिन जाना, जिसके बाद दिल्ली में उनके चचेरे भाई नत्थे सिंह की डेयरी थी और वो अपने भाई के साथ उनकी डेयरी में काम करने के लिए अपने गांव से दिल्ली आ गए। और अब वो रोजाना उनका एक नित्य कर्म बन चुका था कि रोजाना सुबह 4 बजे उठना है, मवेशियों को चारा खिलाना है, गोबर उठाना है और फिर दूध निकाल के दिल्ली के वीआईपी इलाकों में जो तमाम आलीशान बंगले हैं उन इलाकों में, उन घरों में वो दूध पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बचपन में इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन कभी हार नहीं माना, क्योंकि जब वो रात में सोया करते थे तो उनकी आंखों में नींद के बजाय आंसू हुआ करते थे। हालांकि राजेश पायलट ने बचपन से ही ठान लिया था कि उन्हें आगे कुछ न कुछ जरूर करना है। राजेश पायलट का बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता। कम उम्र में सर से पिता का साया छिन गया। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से यह शख्स बचपन से दो चार हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मुसीबतों से लड़ कर भविष्य के लिए अपनी नींव तैयार की और सर पर पिता का सपना साकार करने का उस पर जुनून सवार था। राजेश पायलट ने अपने जीवन में एक बात सीखी थी, वो था खुद पर विश्वास, और उसे ताउम्र निभाया भी। राजेश पायलट रोजाना इतनी मेहनत करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, गाय का गोबर उठाते थे, दूध पहुंचाते थे। 2 साल होते होते राजेश पायलट ने अंदर से अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने राजेश पायलट के जीवन पर आधारित एक किताब लिखा है, राजेश पायलट एक जीवन। उसमें आप पढ़ेंगे तो राजेश पायलट के जीवन के तमाम छुए अनछुए पहलुओं से अवगत कराया जा सकता है। राजेश पायलट ने बचपन से एक बात सीखी थी जिसे ताउम्र निभाया भी, और वो था खुद पर विश्वास। गांव की मस्ती को अपने पिता की मौत के बाद भूल गया और चचेरे भाई नत्थे सिंह ने उसे अपने साथ दिल्ली लेकर आए और यहीं से उसकी किस्मत पलट गई और 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी ने खुद को अंदर से काफी मजबूत बना लिया था। इतना
कि अब वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम था, बिल्कुल निडर और बेखौफ। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने राजेश पायलट एक जीवन नामक किताब में बहुत ही सरल भाषा में उनकी शख्सियत के अनछुए पहलुओं से अवगत कराया है। शायद ये पहली पुस्तक है जिसमें राजेश पायलट की जिंदगी के निजी जीवन पर विस्तार के साथ लिखा गया है। स्कूल में राजेश्वर को दूधिया कहकर चिढ़ाया जाता था। दिन में उनकी भाभी नाराज होती तो उन्हें खाने के बजाय गालियां देती थी। तब उनके दोस्त उन्हें खाना खिलाते और उन्हें साथियों के होमवर्क के बदले ऑमलेट भी खाने को मिलता था। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट ने अपने किताब राजेश पायलट एक जीवन में लिखा है कि राजेश्वर प्रसाद ने कभी भी नहीं सोचा था कि जिन बंगलों में वे दूध पहुंचाते हैं, कभी उन्हीं बंगलों में एक दिन उनका आशियाना होगा। उन्होंने अपने अभावों और संघर्षों के जीवन को बेहद करीब से देखा था। वे जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से भली भांति परिचित थे। वे भीषण सर्दियों में भैंसों के बीच छप्पर में उनसे सटकर सोते थे। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं, आंसू होते थे। ठंड से ठिठुरता राजेश्वर दोनों पांवों को अपने पेट से लगाकर लेटा रहता था। वक्त और हालात ने पाई पाई की अहमियत अच्छी तरह समझा दी थी। शायद इसीलिए राजेश्वर ने एयरफोर्स को चुन लिया। गरीब घर में जन्मा, अभावों के बीच पला बड़ा, गुज्जर समाज से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का राजेश्वर प्रसाद एयरफोर्स में पायलट बन गया। वक्त और हालात ने पाई पाई की अहमियत बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी, इसीलिए राजेश्वर ने एयरफोर्स को चुन लिया। गुज्जर समाज से ताल्लुक रखने वाला राजेश्वर प्रसाद अब एयरफोर्स में पायलट बन चुका था। राजेश पायलट यानी कि इंडियन फोर्स के एक जाबांज पायलट, जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज के कई ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर राजनीति में कदम रखा। ईमानदार नेता और जनसेवक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के खातिर समर्पित कर दिया। जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट की जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे हर समय हर मोड़ से हंसकर गुजर गए। आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दी, कामयाबी की नई इबारत लिखी। कामयाबी के इस सफर में उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके कदम जमीन पर रहें। स्वर्गीय राजेश पायलट की कहानी जर्रे से आफताब बनने की दास्तान है। ये दास्तान समाज के संघर्षशील नौजवानों के लिए प्रेरणा पुंज से कम नहीं है। रमा पायलट ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1974 में जब राजेश पायलट से उनका विवाह हुआ, लेकिन बैतपुरा गांव पहुंचकर उन्हें रोना आ गया। उन्होंने लिखा कि कहां दिल्ली की रहने वाली लड़की और कहां गांव। जैसे जैसे उनके बारे में और ज्यादा जाना, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए। उस हंसी खुशी और मस्तमौला तबीयत के पीछे थी उनकी जिंदा दिली। जीवन के प्रति उनका नजरिया बेहद सकारात्मक था। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, उनका रास्ता नहीं रोक पाती थी। सामने बड़ी समस्याओं को देखकर लोग अपना दिल छोटा कर लेते हैं, लेकिन राजेश्वर प्रसाद के पास हर समस्या का एक ही समाधान था, हर परेशानी का अचूक हल था, नो प्रॉब्लम। इन दो शब्दों में उनके व्यक्तित्व की मजबूती झलकती थी। रमा पायलट ने राजेश पायलट के भाई नत्थे सिंह का किताब में सबसे शानदार वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि नत्थे सिंह को जितना अधिक धन्यवाद दिया जाए कम रहेगा। एक तरह से वे नत्थे सिंह थे जिन्होंने राजेश्वर को पायलट बनाया। बाद में काबिल होने पर राजेश पायलट ने अपने चचेरे भाई के लिए दिल खोल कर रख दिया। जब राजेश्वर प्रसाद पायलट थे, उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों तुम राजनीति में आना चाहते हो, एयरफोर्स में तुम्हारा भविष्य अच्छा है। राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो, तो राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि मैं बागपत से चुनाव लड़ना चाहता हूं। राजेश्वर प्रसाद का जवाब सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हो, लेकिन वहां पर तो लाठियां चलती हैं। राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि मैडम, हमने तो दुश्मनों पर बम गिराए हैं, तो लाठियां कौन सी बड़ी चीज हैं। राजनीति के आने के चक्कर में राजेश पायलट एयरफोर्स की नौकरी छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने टिकट मिलने की उम्मीद छोड़ दी। एक दिन राजेश पायलट अपनी पत्नी रमा पायलट के साथ अपने घर पर बैठे थे, तभी अचानक उनके घर पर फोन की घंटी बजती है। फोन रमा पायलट उठाती हैं और उधर से आवाज आती है कि राजेश हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि राजेश नहीं है। फिर दोबारा से पूछा गया कि उनकी पत्नी रमा हैं,
रमा ने इस बार भी मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार उधर से आवाज आई कि अगर राजेश पायलट आएंगे तो उनसे ये कह देना कि उनको संजय गांधी ने बुलाया है। इतना सुनने के बाद राजेश पायलट तुरंत संजय गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं और तब उन्हें कहीं जाकर राजस्थान के भरतपुर से चुनाव लड़ने के लिए पहली बार टिकट मिलता है। संजय गांधी के फोन ने राजेश पायलट की किस्मत बदल दी। पहला गुज्जर पायलट राजनीति में भरतपुर के अनजाने मैदान में लड़ा और सबको चौंका भी दिया। उससे भी हैरानी की बात यह थी कि चुनाव प्रचार के दौरान राजेश पायलट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जगह जगह जाकर अपनी बात कर सके। तब के पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी के कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पर कुछ रकम प्राप्त हुई और वो भी स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने के बाद। लेकिन राजेश पायलट को उनके समर्थकों ने पूरा सहयोग दिया। उनका चुनाव खर्च चलता रहा। साल 1980 में वे चुनाव जीत गए और सांसद बने। उन्होंने वादे के मुताबिक भरतपुर के लड़कों को रोजगार दिलवाया और वहां विकास के काम किए। वे राजेश पायलट थे जिनके बदौलत एयरफोर्स पायलटों को उड़ान भत्ता मिलना शुरू हुआ। साथ ही उनके द्वारा किए गए सामाजिक और राजनीतिक योगदान की चर्चा की गई है। राजेश पायलट को दूसरा चुनाव दौसा से लड़ने के लिए कहा गया तो रमा काफी हैरान थी, मगर उनके पति भरोसे के साथ लड़े और विजयी हुए। साल 1984 में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला। पार्टी ने कुल 414 सीटों में से 400 सीटें हासिल कर इतिहास रचा था। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन 55 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। उनकी पत्नी रमा पायलट हमेशा ये कहती हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द हैं और मानो ऐसा कह रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। राजेश पायलट की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा। और आप किसी भी सांसद की जीवन शैली या कार्यशैली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट्री बिजनेस कोशिश करेगा आपको पूरी तरह से बताने की। फिलहाल आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस और मुझे और मेरे सहयोगी विनय और गौरव को दीजिए इजाज़त। जल्द मिलते हैं किसी और सांसद के जीवन शैली पर आधारित एक किस्सा लेकर। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस की खास सीरीज जिसमें हम आपको सुनाते हैं चर्चित नेताओं की कहानी। आज के अपने इस खास सीरीज में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की कहानी जो कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होते थे तो विरोधी उसके दरबार में हाजिरी लगाने आया करते थे। जो कभी मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, जो कभी जिसके एक इशारे पर देश की वित्तीय राजधानी की रौनक सन्नाटे में तब्दील हो जाया करती थी। वो जो कुछ भी करता था ठोक बजाकर करता था। उसे किंग मेकर बनना ज़्यादा पसंद था। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बारे में। अपने बयानों और कार्टूनों की वजह से बाला साहब ठाकरे हमेशा सुर्खियों में रहे। पेशे से कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे के इसी जोशीले अंदाज ने उन्हें महाराष्ट्र का शेर बना दिया। शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे के इसी अंदाज ने उन्हें शिव सैनिकों का भगवान बना दिया था और यही वजह थी कि विरोधियों में भी उनका दबदबा लगातार बना रहा। बाला साहब ठाकरे भारतीय राजनीति का वो चेहरा थे जिनके इर्द गिर्द करीब 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति घूमती रही। ठाकरे जब तक जिंदा रहे अपनी शर्तों पर जीते रहे। एक पत्रकार और कार्टूनिस्ट के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले बाल ठाकरे के लिए नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। 23 जनवरी 1926 को केशव सीताराम ठाकरे के घर जन्मे बाल ठाकरे ने द फ्री प्रेस जर्नल से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साल 1960 में उन्होंने अपने मैगजीन मार्मिक शुरू की।
मार्मिक के जरिए बाल ठाकरे ने मुंबई में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीय लोगों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इतना ही नहीं, साल 1966 में बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के अधिकार के लिए शिवसेना का गठन किया। बाल ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना मुंबई में रहने वाले हर मराठी मानूस की मदद करेगी। जिस समय महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम पर थी, तो ठाकरे ने महाराष्ट्र के विकास करने की ठानी और वहां के लोगों को कई तरह के रोजगार दिलवाए। वो अपने मुखपत्र सामना के जरिए सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र आज भी है और उसे आज के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। बाल ठाकरे की पहचान एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी नेता के तौर पर थी और शायद इसीलिए हिंदुओं ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दे रखी थी। बाल ठाकरे जो कुछ भी कहते थे वो ठोक बजाकर करते थे, चाहे सरकार को निशाना साधना हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टियों को खरी खोटी सुनाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यानी कि जो कुछ भी कहते थे ठोक बजाकर करते थे। एक विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाल ठाकरे पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे, चाहे बाबरी ध्वंस का मामला हो या फिर उत्तर भारतीयों पर हमले का मामला। लेकिन बाल ठाकरे लगातार अपने गढ़ में सुरक्षित होकर इसी तरह बेखौफ अंदाज में बोलते रहे और लगातार वो महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र भी रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में गॉडफादर माने जाने वाले बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट तो थे, इसके साथ साथ एक पत्रकार भी थे। मुंबई में खूंखार अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में बाल ठाकरे का मुख्य योगदान रहा। और इतना ही नहीं, बाल ठाकरे को लेकर मुंबई के लोगों में इतना खौफ था कि उनके एक इशारे से मुंबई थम जाती थी। मराठी राग अलापने वाले ठाकरे सचिन को बेहद पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन ने कहा था कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है, तो ठाकरे ने सचिन को आड़े हाथे लेते हुए कहा था कि वे क्रिकेट की पिच पर ही रहे, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। जिस इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, बाल ठाकरे ने उसका समर्थन किया था। शुरुआत में बाल ठाकरे के जीवन में बहुत परेशानियां भी आईं। एक दौर था जब बाल ठाकरे को एक साथ दो झटके लगे। 1996 में उनकी पत्नी मीना ठाकरे और उनके बेटे बिंदु ठाकरे की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी बाल ठाकरे ने हार नहीं मानी और वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे ही सक्रिय रहे और अपना कद बढ़ाते चले गए। इस बीच भारतीय राजनीति की दक्षिणपंथी धुरी बीजेपी और शिवसेना स्वाभाविक दोस्त बनकर उभरी। यहाँ तक कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पहली सहयोगी पार्टी बन गई। साल 2005 में जब बाल ठाकरे ने पार्टी में ज्यादा महत्व अपने बेटे उद्धव ठाकरे को दिया, तो भतीजा राज ठाकरे नाराज होने लगा और शिवसेना से अलग होकर अपनी एक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे का फिल्मी दुनिया से काफी गहरा रिश्ता रहा है। अभिनेता संजय दत्त जब टाडा कानून के तहत जेल में थे, तो बाल ठाकरे ने संजय दत्त की हर संभव मदद भी की थी। और एक समय था जब बाल ठाकरे और दिलीप कुमार के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में इन दोनों दोस्तों पर किसी की नज़र लग गई और दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए। और इसका जिक्र खुद बाल ठाकरे ने एक टीवी इंटरव्यू में दिया है। मुंबई में बाल ठाकरे की लोकप्रियता कितनी थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक उनके जीवन पर आधारित 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक 2015 में बाल कड़ू नाम से आई थी और इस फिल्म में बाल ठाकरे के निजी जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाया गया था। दूसरा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब केशव ठाकरे के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाला साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाल ठाकरे ने खाना पीना तक बंद कर दिया। 17 नवंबर 2012 का वो दिन जब महाराष्ट्र के शेर ने अपने मातोश्री आवास पर आखिरी सांस ली। इस बात की खबर जैसे ही उनके चाहने वालों को लगी, बस फिर तो जैसे उनके ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। लाखों लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों की आंखें दुख संताप से भर गई। कुछ लगातार रोए जा रहे थे, तो कुछ ने मुंह से आवाज न निकालने की कसम खा ली। कभी न रुकने वाला 2 करोड़ की आबादी का शहर सन्नाटे में पसर गया।
लेकिन जब बाल ठाकरे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाखों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर थे। इस अंतिम दर्शन में राजनीति से, बॉलीवुड से और अन्य व्यवसाय के लोग शिवाजी पार्क दादर में मौजूद थे। शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर दिल्ली से मुंबई गए आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, शरद पवार और खुद मुंबई से अमिताभ बच्चन, तमाम लोगों ने नम आंखों से बाला साहब ठाकरे को विदाई दी। सबसे खास बात तो ये थी कि बाला साहब ठाकरे ना तो सांसद थे और ना ही मुख्यमंत्री। इसके बावजूद भी उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में 21 तोपों की सलामियां दी गईं और 21 तोपों की सलामियां सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जो कुछ किया, उसे महाराष्ट्र की जनता हमेशा याद रखेगी। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस और हम जल्द अब किसी और राजनेता की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। आप अपना सुझाव कमेंट के जरिए देना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया। हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।